नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। इंडियन ईयरबुक की सीरीज में आज हम देखेंगे तो भारत में रामसर स्थल हैं वह कौन से हैं। हम इंडियन ईयरबुक को बहुत डिटेल में कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है द लैंड एंड द पीपुल, उसके जो पार्ट हैं उनको हम देख रहे हैं और उसमें जो तथ्य दिए हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। हम डीप डाउन जाके भी देख रहे हैं क्योंकि इस बुक में आपको सिर्फ चैप्टर दिया है और एक तरह का इंडेक्स दिया है कि इससे संबंधित जो तथ्य हैं वह इंपॉर्टेंट है भारत के लिए या भारत को जानने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उन तथ्यों को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं जिससे हम लोग इस इंडियन ईयरबुक का इस्तेमाल अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें भारत के रामसर स्थलों के विषय में। तो भारत में अगर हम देखें तो कुल 80 रामसर स्थल हमको मिलते हैं जनवरी 2024 तक। 5 नए शामिल किए गए हैं, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा कौन से स्थल हैं, कहां पर है। इनमें हम देखें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में है। अध्यनाशिनी मुहाना है जो कि कर्नाटक में है। मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व है जो कि कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य है जो कि तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन है जो कि तमिलनाडु में है। तो 3 क्षेत्र कर्नाटक के और 2 क्षेत्र तमिलनाडु के शामिल किए गए हैं। अंक समुद्र, अध्यनाशिनी और मगधी, यह तीनों शामिल किए गए हैं कर्नाटक से। कराईवेट्टी और लॉन्गवुड यह शामिल किए गए हैं तमिलनाडु से। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व के विषय में अगर हम देखें तो यह मानव निर्मित है। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि यह मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। इसको बहुत पहले बनाया गया था। यह 98.76 हेक्टेयर में फैला क्षेत्र है। पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से समृद्ध यह वेटलैंड है। यहाँ पर 30,000 से अधिक जल पक्षी मिलते हैं। इसमें पेंटेड स्टार्क, याद रखिएगा आप, ब्लैक हेडेड आइबिस, ये प्रमुख पक्षी हैं। तो पेंटेड स्टार्क जिसको मेक्टेरिया ल्यूकोसेफला कहा जाता है और ब्लैक हेडेड आइबिस जिसको टेस्कोर्निस मेलानोसेफालस कहा जाता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में, और यह मानव निर्मित है। दूसरा देखें अध्यनाशिनी एस्चुरी। तो यह अध्यनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर है। मतलब जहां पर दोनों मिलती हैं वहां पर एस्चुरी का निर्माण होता है। मतलब नदी और सागर जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर क्या होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। एक तथ्य आप यह भी जान लीजिए। तो अध्यनाशिनी जो नदी है और जो अरब सागर का क्षेत्र है उनका जो संगम स्थल है वहां पर मिलती है कौन? अध्यनाशिनी एस्चुरी, जिसको शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में। यह वेटलैंड लगभग 4,801 वर्ग हेक्टेयर में फैला क्षेत्र है। इस आर्द्र भूमि में मछली पकड़ने का काम, कृषि खाद्य, केकड़े का संग्रह, झींगा जलीय कृषि, मुहाना के चावल के खेत, पारंपरिक मछली पालन, यह सब कुछ हमको दिखता है। एक तथ्य आप जरूर ध्यान रखिएगा कि गजनी चावल जो यह अध्यनाशिनी एस्चुरी है इसके क्षेत्र में गजनी चावल के रूप में हम एक क्षेत्र पाते हैं। मतलब जहां गजनी चावल का उत्पादन किया जाता है और नमक उत्पादन के लिए भी यह फेमस है। इसके मुहाने की सीमा से लगे जो मैंग्रोव वन है वह क्या करते हैं? तटों को तूफानों से और चक्रवातों से बचाते हैं। इस वेटलैंड में नदी टर्न, ओरिएंटल डार्टर, कम काले समर्थित गल, ऊनी गर्दन वाले सारस, यूरेशियन आयस्टर कैचर, यह सारे जलीय पक्षी मिलते हैं। तो अध्यनाशिनी एस्चुरी के विषय में आप ध्यान रखिए 2-3 चीजें। यह अध्यनाशिनी नदी और अरब सागर आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो संगम स्थल है उस पे यह मिलता है। गजनी चावल आप याद रखिएगा, इसके लिए यह फेमस है। और जितने भी मैंग्रोव वन होंगे वह जो समुद्री तट हैं उनको तूफानों से और चक्रवातों से बचाएंगे। यह आप कॉमन फैक्ट है जिसको याद रखेंगे। तो इतने सारे तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा अध्यनाशिनी एस्चुरी के विषय में। अगला देखिए मगधीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व। यह 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला क्षेत्र है। मानव निर्मित यह भी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 2 मिले आपको मानव निर्मित। सिंचाई व्यवस्था के लिए इसको बनाया गया है और इसमें 166 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। इनमें से 130 क्या है? प्रवासी पक्षी। इसीलिए इसको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कामन पोचार्ड जिसको अस्थाफरीना कहते हैं, रिवर टर्न जिसको अस्टर्ना ओरिएंटिया कहते हैं, ओरिएंटल डॉटर जिसको इनहिंगा मोनागोगास्टर कहते हैं, ब्लैक हेडेड आइसबिस, फुली नेक्ड स्टार, चित्रित सारस, इनको कहेंगे बैक्टीरिया ल्यूकोसेफला। तो चित्रित सासर आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, जिसको कहेंगे बैक्टीरिया ल्यूकोसेफला। तो यह प्रमुख पक्षियों की प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र में मिलती है। कहां पर? मगधीकेरे में। अगला देखिए करावेट्टी पक्षी अभयारण्य। यह कहां है? तमिलनाडु में और 453 हेक्टेयर में यह फैला है। यह एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है
और जिसके जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर भी लगभग 198 प्रजातियां मिलती हैं। इनमें फार हेडेड गूंज, पिन टेल्ड डक, गर्गनी नार्दन, वेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजन, कॉमन टील, कॉटन टील, तो यह सारी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। पक्षियों की प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ यह ध्यान रखिए कि यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। दूसरा, किस राज्य में यह स्थित है। लॉन्गवुड सोलार रिजर्व के विषय में देखिए तो यह सोलाई के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब जो तमिल शब्द है सोलाई, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जो शोला वन है वह मिलते कहाँ हैं? नीलगिरी, अनामलाई, पलानी हिल्स, कालाकाडू आदि जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि शोला वन, नीलगिरी, अनामलाई, पलानी हिल्स और कालाकाडू स्थलों पर यह सोलार रिजर्व मिलता है। इस आर्द्र भूमि में पश्चिमी घाट की लगभग 26 स्थानिक प्रजातियों में से 14 यहाँ पाई जाती हैं। तो जो पश्चिमी घाट की 26 स्थानिक प्रजातियां हैं, स्थानिक प्रजातियां मतलब जो सिर्फ वहीं पे मिलती हैं, उनमें से 14 जो प्रजातियां हैं वह इस लॉन्गवुड सोलर रिजर्व में ही मिलते हैं। इनमें से कुछ आप ध्यान रखिए जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ब्लैक चिल्ड नीलगिरी, लॉफिंग थ्रस नीलगिरी, ब्लू रॉबिन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामसर साइट्स के विषय में अगर हम देखें तो एक रामसर साइट्स क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है। पहली चीज तो यह यूनेस्को इसको घोषित करता है। दूसरी चीज यह है, शुरू कब से हुआ? 1971 से, और ईरान में जो रामसर कन्वेंशन है वह साइन हुआ और इसी के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण का काम है वह किया जाता है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए काम करता है और उसके तहत जो राष्ट्रीय कार्रवाइयां हैं और जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है उनके बीच समन्वय बनाता है। दरअसल इसका इंटेंशन क्या है कि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं किसी भी देश में, उनको यह कंजर्व करे या उनको सुरक्षित रखे। तो किसी भी देश में जहां पर बहुत ज्यादा विविधता मिलती है प्रजातियों का या फिर वनस्पतियों का, उन सारी आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का यह काम करता है। यह तय करता है कि जो राष्ट्रीय नीतियां बने, मतलब जैसे भारत की कोई संरक्षण नीति बनती है और जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है उनके बीच यह समन्वय स्थापित करे और उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। एक चीज आप बहुत ध्यान रखिए, ये जो आपका रामसर कन्वेंशन है इसमें क्या है, 9 मापदंड बनाए गए कि इन 9 मापदंडों के तहत अगर कोई क्षेत्र आएगा तो उसको शामिल किया जाएगा। ऐसे अगर वह कमजोर क्षेत्र है, लुप्त प्राय क्षेत्र है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का क्षेत्र है या खतरे वाले पारिस्थितिकी समुदायों का क्षेत्र है, तो कुल मिलाकर आप यह समझिए कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो संकटग्रस्त है या भविष्य में जिसके नष्ट होने की संभावना है, उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए यह कार्य करता है। 9 मापदंड हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नंबर आप याद रखिएगा कितने हैं? 9। भारत ने कब साइन किया रामसर कन्वेंशन? 1 फरवरी 1982 को। तो भारत ने सिग्नेचर कर रखे हैं, यह भी आप ध्यान रखिए। 1982 में यह साइन किया है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो रामसर साइट्स में आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा कहां मिल रही हैं, सबसे कम कहां मिल रही हैं, और ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर रामसर साइट्स नहीं मिल रही है। तो हमने नाम दे रखा है सबका एक साथ, आपको आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज देखनी है, क्योंकि सारे नाम आप याद नहीं कर सकते, 80 नाम है, उनको याद करना काफी टफ है। तो स्मार्टनेस के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो 5 शामिल हुए हैं ये कौन से हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वह क्या है, और उसके अलावा आप देखिए कि भारत के जो प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा कहां पे है और कहां पर नहीं है। तो अगर हम देखें तो तमिलनाडु में हमको सबसे ज्यादा 16 साइट्स मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले आप जरूर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 है। बिहार वाले आप याद रखिए कि यहाँ पर सिर्फ 1 है, कौन सा? कान्वर लेक। यूपी वाले क्या करिए, ये जो 10 रामसर स्थल हैं यह किन किन जिलों में है उनको आप देख लीजिएगा। तो 16 सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु में। दूसरा स्थान यूपी का। बिहार में कितने हैं? 1। सबसे इंपॉर्टेंट आप यह देख लीजिए कि जिन राज्यों में रामसर स्थल नहीं है वह कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना, ये आपके वो 7 राज्य हैं जहां पर कोई रामसर स्थल नहीं है। एक चीज आप और देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, यह क्या है? एक प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर M&B कार्यक्रम, और भारत इसका क्या है? हस्ताक्षर करता है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जितने भी बायोस्फीयर हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो भारत ने भी इस पर साइन कर रखे हैं। ध्यान रखेंगे आप, कार्यक्रम किसका है? यूनेस्को का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम। भारत ने भी 1986 से बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना क्रियान्वित की है। मतलब भारत सरकार एक योजना चला रही है, क्योंकि वह इसके हस्ताक्षर करता है तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को यह बताना पड़ेगा
कि वह बायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए किस तरह के काम कर रही है। तो वह काम शुरू किया भारत सरकार ने कब? 1986 में, जिसके तहत जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, उनमें यह बायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए काम करता है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनमें 60 और 40 का रेशियो है। तो इस तरह से वित्तीय सहायता के माध्यम से बायोस्फीयर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार का काम क्या है कि वह प्रबंधन योजनाएं बनाए और उसको केंद्र सरकार को सौंपे। जो केंद्रीय MAB समिति है वह इसका अनुमोदन करेगी और इसका निगरानी का काम करेगी। तो इस तरह से भारत में जो बायोस्फीयर की सुरक्षा का कार्यक्रम है उसको संचालित किया जाता है। बायोस्फीयर भंडारों की अगर हम सूची देखें तो यह हमको कितनी मिलती हैं? नंबर में आप जरूर याद रखिए 18 मिलती हैं। इनमें जो शीत मरुस्थल है वह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। नंदा देवी आपको याद रहेगा, कंचनजंगा आप याद रखिएगा कि सिक्किम में है। देहांग दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी आपको याद रहेगा। मानस आपको याद रहना चाहिए, असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिब्रू सैखौवा यह भी असम में है, याद रख सकते हैं। नोकरेक के विषय में देखिए कि मेघालय में है। पन्ना आप जरूर याद रखिए, पंचमढ़ी याद रखिए, दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अचान कमार अमरकंटक यह कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ आपको याद रहेगा, गुजरात में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। एक सिंघी गैंडे के लिए यह बहुत फेमस है, इसको आप ध्यान रखिए। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, याद रहेगा आपको। केशाचलम यह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगस्त्य मलाया यह याद होगा शायद आपको, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में यह मिलता है। नीलगिरी यह मिलेगा आपको तमिलनाडु और केरल में। मन्नार की खाड़ी यह मिलेगी आपको तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार आप इसके नाम से याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह आपको मिलता है। तो 2-3 तो आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कंचनजंगा सिक्किम में, नोकरेक मेघालय में, पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगस्त्य मलाया यह मिलता है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। और नीलगिरी मिलेगा आपको तमिलनाडु और केरल में। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखिएगा। जैव सुरक्षा के कुछ उपाय भी हम देख लेते हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यह क्या करती है? जो समुद्री कछुए हैं, मूंगे हैं और जो अन्य लुप्तप्राय जीव हैं उनकी निगरानी का काम करती है एक लंबे समय तक, कि उनकी जो जनसंख्या है उसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है या उनके जो निवास स्थान है उनमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार काम करती है। और उसका संस्था कौन है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण निगरानी का काम करेगी और उसके बाद यह सुरक्षा उपायों को अपनाती है। मतलब पहले निगरानी करेगी, कोई दिक्कत दिखती है, फिर क्या करेगी? सुरक्षा उपाय। जैसे इसने क्या किया, उड़ीसा का जो तट है जहां पे मिलते हैं ऑलिव रिडले समुद्री कछुए, और जो ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है जहां पर मिलते हैं लेदर बैक कछुए, इनकी क्या किया? टैगिंग करने का काम किया कि इनकी जो संख्या है उसको निश्चित किया जाए और इनके सुरक्षा के प्रमुख उपाय किए जाएं। यह ढूंढती है कि कौन सी आक्रामक प्रजातियां हैं, कौन सी गैर आक्रामक प्रजातियां हैं, इस पे संकट उत्पन्न हो सकता है, उन सब के विषय में यह डेटा निकालती है। इसने बताया है कि जो आपका हिमालयी क्षेत्र है वहां पे जो स्तनधारी हैं उनमें कम से कम 37 ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है। इसने अरुणाचल प्रदेश के मकाल को, भौंकने वाले हिरण को और चीनी पेंगोलिन की जो जनसंख्या अनुवंशिकी है उसको कार्यान्वित किया है। तो जैव सुरक्षा के जो उपाय करने का काम है वह कौन करता है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इतना आप जरूर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने रामसर स्थल को देख लिया और उसके अलावा जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं जैव सुरक्षा के उनको भी देख लिया। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।